हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जनवरी 2025 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। Which one of the following is not a behavioral symptom of stress? इनमें से कौन सा स्ट्रेस का बिहेवियरल सिम्टम नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन, लोअर जॉब परफॉर्मेंस, हायर एब्सेंटिज्म या फिर हायर लेबर टर्नओवर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक अनसेपरेबल पार्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेगुलर बेस पर किसी न किसी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। जैसे अभी हमें स्ट्रेस है कि हमारा आने वाला एग्जाम है, उसको पास करने का स्ट्रेस है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कम टाइम में कितना जल्दी सारी चीजें पढ़ लें, रिवाइज कर लें कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें, नेट निकाल सकें। तो ये स्ट्रेस है। इसके अलावा आगे एक अच्छा जॉब हमें मिले, इसका हमें स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है। रेगुलर बेस पे किसी न किसी बात पे हमको स्ट्रेस होता रहता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एक पर्सन उसकी जो रेगुलर फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब आती है बात कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं स्ट्रेस की, या फिर इनको हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। तो कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट क्या क्या है? पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है इमोशनल, थर्ड है बिहेवियरल, फोर्थ है एटीट्यूडनल और फिफ्थ है फिजिकल। दैट मीन्स मेनली देयर आर 5 इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव। Cognitive means it is related to our cognition. That is, it is a mental process. हमें जब हमारी मेमोरी, थिंकिंग इसकी वजह से स्ट्रेस होता है तो उसे हम कॉग्निटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा काम में, तो इसकी वजह से पहला हो गया आपको पुअर कंसंट्रेशन। मेमोरी लैप्सेस होंगे, हम चीजें भूलने लगते हैं, चीजें डिसाइड नहीं कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेट्स रिड्यूस्ड। तो ये सभी चीजें होती हैं अगर हमें कॉग्निटिव स्ट्रेस हो। अब अगर कॉग्निटिव स्ट्रेस होगा तो इससे क्या होगा कि जो वर्क हम कर रहे होंगे उसमें हमसे गलतियां ज्यादा होंगी, जजमेंट हम नहीं कर पाएंगे और जो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स। इट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स या हमारे मूड में जब चेंज हो जाता है तो ये क्या है? आपका इमोशनल स्ट्रेस होता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हमें क्या हो सकता है? तो देखिए, एंजाइटी हो सकती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। कभी आप देखिए, अगर आप इमोशनली कोई आपकी फीलिंग हर्ट करता है तो क्या होता है? हमें एंगर इश्यूज हो जाते हैं या हमें इरिटेशन होता है। कोई कुछ कहता है तो हमें उस बात से इरिटेशन होती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन हो सकता है। फीलिंग्स की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से एक व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से देखिए वर्क पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। अगर आपको इरिटेशन हो रही है किसी से हर बात पे तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों से बढ़ सकते हैं, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मोरल भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगला है बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या हो सकता है? हमारी हैबिट्स की वजह से हो सकता है। पहला होता है आपका लोअर जॉब परफॉर्मेंस। आपकी जो एक्शंस हैं या हैबिट्स हैं इनमें कोई चेंज आता है तो उस पे क्या क्या इफेक्ट होगा? तो पहला इफेक्ट होगा लोअर जॉब परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा है हायर एब्सेंटिज्म, हायर लेबर टर्नओवर, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हम ज्यादा चीजें कल पे टालने लगेंगे, देयर विल बी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये सभी क्या है? बिहेवियरल इफेक्ट्स हैं। लोअर जॉब परफॉर्मेंस, हायर एब्सेंटिज्म और हायर लेबर टर्नओवर और प्रोक्रेस्टिनेशन। इसकी वजह से क्या होता है? हम टीम में काम नहीं कर पाते हैं या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल। एटीट्यूडनल मतलब क्या है? हमारे इंटरनल बिलीफ या
परसेप्शन की वजह से, हमारा एटीट्यूड जो है, इसकी वजह से जो भी स्ट्रेस होता है हमें, इसमें आपका आ जाएगा लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए कि किसी को ये लगता है, उसका परसेप्शन है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतनी सैलरी मुझे नहीं मिल रही है, या मैं ज्यादा काम कर रही हूँ तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिल रहा है अपने काम में, तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। इसी की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड्स वर्क। हमारा काम करने का मन नहीं करेगा कि हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में भी कमी आएगी। और लास्ट है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब है विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी रिएक्शंस। फिजिकल स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो फटीग, थकान लगेगी, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को माइग्रेन हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई बीपी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। इंसोम्निया हो सकता है, नींद ना आना की प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये सभी फिजिकल स्ट्रेस के इफेक्ट्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा, एक व्यक्ति की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉब से गायब रहना यानी एब्सेंटिज्म ये बढ़ जाता है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बिहेवियरल सिम्टम नहीं है स्ट्रेस का। तो देखिए, लोअर जॉब परफॉर्मेंस, हाई एब्सेंटिज्म और हाई लेबर टर्नओवर, ये तीनों ही क्या है, बिहेवियरल है। लेकिन जो पहला वाला है लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन, ये एटीट्यूडनल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the characteristics of a high customer centric organization? ऑप्शंस हैं मार्केट ड्रिवन, प्रोसेस ओरिएंटेड, वैल्यू ड्रिवन, प्राइस ड्रिवन और लास्ट है मेकिंग कॉम्पिटिटर इररिलेवेंट। तो देखिए, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है विच इज सेंटर्ड टुवर्ड्स द कस्टमर, यानी कस्टमर के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। प्राइमरी गोल क्या होगा, कस्टमर्स को समझना, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स एंड डिलीवर बेस्ट वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करना कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हो। अब ऑप्शंस को हम एक एक करके चेक करते हैं। पहला देखिए क्या है, मार्केट ड्रिवन। तो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट ड्रिवन होते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है वो किस तरीके की प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें मार्केट ट्रेंड्स पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं। इन सब को ध्यान में रख के ही जो वैल्यू है वो प्रोवाइड की जा सकती है। यानी फोकस क्या है कि कस्टमर क्या चाहता है। यहाँ ये मार्केट ड्रिवन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक सेलर क्या बना रहा है और क्या वो बेचना चाहता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड्स या प्रेफरेंसेस क्या है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस का मतलब है इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कस्टमर नीड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या हमको प्रोसेस फॉलो करना है। ये इनवर्ड होता है या इंटरनल है, ये एफिशिएंसी या फिर रूल से रिलेटेड है, तो ये सही नहीं होगा। थर्ड है वैल्यू ड्रिवन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू को डिलीवर करना। तो डिलीवरिंग वैल्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू दी कस्टमर। वैल्यू देना कि कस्टमर जितना खर्चा कर रहा है उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिले, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, जितना उसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा, ताकि आगे भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेल करे। नेक्स्ट है प्राइस ड्रिवन। जो कस्टमर सेंट्रिक फर्म्स होती हैं वो compete करती हैं ऑन वैल्यू, experiences, creating something different, satisfaction. They do not compete on price, rather they compete on providing value, providing experiences, satisfaction to the consumer. तो ये सही नहीं है,
लास्ट है मेकिंग कॉम्पिटिटर इररिलेवेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। कंज्यूमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, कॉम्पिटिटर को इररिलेवेंट बनाना। हम कैसे ये कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग यूनिक कस्टमर वैल्यू, कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करना, ताकि आपका कंज्यूमर खुश हो, डिलाइट हो और कंपटीशन अपने आप सेकेंडरी बन जाए। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करना कि सामने वाला जो कर रहा है वही हम करेंगे, नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए सही है, सी सही है और ई सही है, ए सी ई ओनली। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ पर्सनालिटी टाइप्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनकी ऑक्यूपेशंस दिए हैं। लिस्ट 1 में पर्सनालिटी टाइप है सोशल, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेटिव और रियलिस्टिक। इनके कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन है मैकेनिक, मैथमेटिशियन, कॉर्पोरेट मैनेजर और टीचर। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो हमें पर्सनालिटी टाइप्स दिए हैं, ये होलैंड की दी हुई पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। दीज आर गिवन बाय होलैंड। इनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉन होलैंड। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो यूएस आर्मी में पहले काम करते थे। लेटर ऑन इन्होंने रिसर्च और एकेडमिया में काम किया, स्पेशली करियर डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग में। होलैंड ये मानते थे कि लोग ज्यादा सेटिस्फाई और सक्सेसफुल तब होते हैं जब उनकी जॉब एनवायरनमेंट उनकी पर्सनालिटी से मैच करती हो। यानी जो हम रियल लाइफ में हमेशा कहते हैं कि काम वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो, यानी जो हमें अच्छा लगता हो, जिस काम में हम काबिल हो, वो काम हम करें, rather than doing some work which others say। इसको बताने के लिए उन्होंने कुछ ट्रेट्स दिए जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं रियसिक। पहला है रियलिस्टिक, जिनको हम डूअर्स कहते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव, जो कि थिंकर्स होते हैं। आर्टिस्टिक, हु आर क्रिएटर्स। सोशल, हु आर हेल्पर्स। एंटरप्राइजिंग, दैट आर परसुएडर्स। और कन्वेंशनल मतलब ऑर्गेनाइजर्स। यानी किसकी पर्सनालिटी कैसी है उसको उस हिसाब से अपने लिए करियर चुनना चाहिए। सबसे पहला देखिए क्या है, रियलिस्टिक, यानी ऐसे लोग जो लोग फिजिकल वर्क में बिलीव रखते हो। दीज पीपल बिलीव इन फिजिकल वर्क, टूल्स, मशीन्स, इन सब का यूज करके जो लोग काम करते हैं, दे आर रियलिस्टिक और डूअर्स। जैसे कि आपका हो गया इसमें मैकेनिक, फार्मर, इंजीनियर्स, ये क्या है, सुटेबल करियर्स हैं फॉर अ डूअर। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव, यानी कि थिंकर, जो सोचता है। यानी कि ये पर्सन क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। इसको अच्छा लगता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यानी ये व्यक्ति क्या होता है, एनालिटिकल होता है, चीजों को एनालाइज करता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल लोग होते हैं। तो टिपिकल करियर इनके लिए क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, आज के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है डेटा एनालिस्ट, डॉक्टर हो सकता है। ये सभी क्या है, इन्वेस्टिगेटिव या थिंकर्स होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक, यानी कि क्रिएटर्स, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन बताते हैं, जो सेल्फ एक्सप्रेशन एंजॉय करते हैं थ्रू आर्ट या डिजाइनिंग, जिनका आर्ट और डिजाइनिंग में मन लगता है। यानी वो आर्ट और डिजाइनिंग को एंजॉय करते हैं, अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, आर्ट को यूज करते हैं। ऐसे लोग इमेजिनेटिव होते हैं। इनके लिए करियर क्या हो सकता है, तो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, दे कैन बी राइटर्स, दे कैन बी म्यूजिशियन, पोएट, फैशन डिजाइनर। ये सभी क्या है, आर्टिस्टिक या क्रिएटर्स होते हैं। नेक्स्ट है सोशल, यानी कि हेल्पर्स।
ऐसे लोग जो लोग काउंसलिंग करना या टीचिंग करना बहुत पसंद करते हैं, दैट आर सोशल, फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं इसमें? तो टीचर का प्रोफेशन हो सकता है, नर्स हो सकती हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं। जो लोग सोशल होते हैं, हेल्पर होते हैं, वो इस तरीके के करियर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्राइजिंग, दैट इज परसुएडिंग, यानी ऐसे व्यक्ति जो लीड करना पसंद करते हैं, दे लाइक लीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी को भी परसुएड कर सकते हैं। टिपिकल करियर आपका हो सकता है सेल्स मैनेजर, लॉयर, एंटरप्रेन्योर, ये सभी क्या है? परसुएडर्स हैं। और लास्ट है कन्वेंशनल, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स। ये क्या करते हैं? ये रूल्स पर बिलीव करते हैं, दे बिलीव ऑन रूल बेस्ड एनवायरनमेंट। इसमें कौन कौन से टिपिकल करियर्स हो सकते हैं? तो कोई अकाउंटेंट हो सकता है, बैंकर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, कॉर्पोरेट मैनेजर बन सकता है। तो ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ करियर्स हैं, करियर चॉइसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ होलैंड्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो कि है रियासिक, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने जो देखा उसके बेस पर हम पर्सनालिटी टाइप को मैच कर सकते हैं ऑक्यूपेशन से। सबसे पहला क्या है? सोशल। सोशल मतलब किसका हो जाएगा? ये रिलेटेड है विद द टीचर। दूसरा है कन्वेंशनल, दैट इज रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेट मैनेजर। फिर क्या है? इन्वेस्टिगेटिव, जो इन्वेस्टिगेशन करे, वो कौन हो गया आपका? मैथमेटिशियन। और लास्ट है रियलिस्टिक, द पर्सन हु वर्क्स विद टूल्स एंड मशीन्स, दैट इज मैकेनिक। तो देखिए दो ऑप्शंस में, ए का फोर्थ है, फर्स्ट में और थर्ड में। बी का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। तो देखिए बी का थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज नीड हायरार्की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शंस हैं कोहेसिव एंड सपोर्टिव कोवर्कर्स, वर्कप्लेस कंडीशन, वर्क सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब चैलेंज। यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज नीड हायरार्की, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी में कौन कौन सी नीड्स हैं। सबसे पहली क्या है? फिजियोलॉजिकल। सेकंड है सेफ्टी, या हम इसे सिक्योरिटी भी कहते हैं। थर्ड है सोशल, विच इज ऑल्सो नोन एज बिलोंगिंगनेस। फोर्थ है एस्टीम, ऑल्सो नोन एज ईगोइस्टिक। एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बेस पर हम देखेंगे कि नीड हायरार्की थ्योरी के बेस पे किसमें क्या आ सकता है। सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, कोहेसिव एंड सपोर्टिव कोवर्कर्स। नीड हायरार्की थ्योरी के हिसाब से सपोर्टिव कोवर्कर किससे रिलेटेड हो सकता है? तो सपोर्टिव कोवर्कर किससे रिलेटेड है? आपका सोशल नीड से। सोशल नीड क्या होती है? बिलोंगिंगनेस नीड होती है, कोवर्कर के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, फ्रेंडलीनेस हो, फ्रेंडली रिलेशन हो, ये सोशल नीड होती है। तो सपोर्टिव कोवर्कर हो, ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? सोशल नीड से। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वर्क प्लेस कंडीशन। वर्क प्लेस कंडीशन का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पे कैसी कंडीशन है, लाइटिंग कंडीशन कैसी है, पंखा है कि नहीं है, सैलरी कितनी मिल रही है, कंफर्ट के साथ हम काम कर सकते हैं कि नहीं, यानी जो बेसिक नीड है एक व्यक्ति की, वो सभी किससे रिलेटेड है? वर्क प्लेस कंडीशन से। तो ये किस में आपका आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स में। थर्ड क्या है आपका? वर्क सेफ्टी। वर्क सेफ्टी का मतलब क्या है? यहाँ देखिए लाइन में दिया हुआ है सेफ्टी, इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर, कि जो हमारा वर्क है उस पे हमारी फिजिकल सेफ्टी हो, जॉब सिक्योरिटी मिले, कोई प्रॉब्लम्स हो, हैजार्ड्स हो, तो उससे हम बच सकें। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? आपका सेफ्टी नीड से। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना,
ताकि हम कुछ अचीव कर सकें या लोगों के बीच में हमारी अलग इंपॉर्टेंस बन सके। दिस इज रिलेटेड टू द एस्टीम नीड्स। तो यहाँ पर एस्टीम का हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट है जॉब चैलेंज। दिस इज रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि एक व्यक्ति ऐसे रोल्स को निभाना चाहता है जिससे वो कुछ अपना बेस्ट कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, अपना फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू डिजायर फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर ए, फिर डी, तब ई। यानी ऑप्शन क्या बना, बी सी ए डी ई। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट डिग्री will there be rules and regulations to direct employee and manager is defined as? Options हैं departmentalization, centralization and decentralization, formalization या फिर boundary spanning। तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफाइंड थ्रू फॉर्मलाइजेशन, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस लेवल तक स्टैंडर्डाइज रहेंगी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, और क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे जो गवर्न करेंगे एम्प्लॉय के बिहेवियर को। इसमें क्या क्या होते हैं, आपके डिटेल्ड पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होती है, किसकी क्या जॉब है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, रिटन फॉर्मेट में होते हैं। तो ये सभी क्या है, फॉर्मलाइजेशन का पार्ट है। तो फॉर्मलाइजेशन डिफाइन करती है कि व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशन टू डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड मैनेजर, एम्प्लॉयर मैनेजर को गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए कितने लेवल तक रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। बाकी ऑप्शंस देखिए, तो पहला है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज को ग्रुप करना, प्रोडक्ट के बेस पर, ज्योग्राफी के बेस पर, फंक्शंस के बेस पर डिपार्टमेंट्स बनाना, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बताता है कि अथॉरिटी कहां पर है, अथॉरिटी इज इन फ्यू हैंड्स तो सेंट्रलाइजेशन, एंड इफ अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड देन डिसेंट्रलाइज। इफ द डिसीजन मेकिंग पावर इज इन वन हैंड तो सेंट्रलाइजेशन होगा, और डिसीजन मेकिंग पावर को अगर सभी के हाथों में दिया गया है, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट है बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जोड़ती हैं। ये सभी चीजें किस में आती हैं, बाउंड्री स्पैनिंग में आती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर सपोर्ट, ये सभी क्या है, बाउंड्री स्पैनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शंस हैं आउटकम्स, पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, बिहेवियर, कॉग्निशन, पर्सनलाइजेशन और इंटेंशंस। तो देखिए जो स्टेजेस की यहाँ बात की जा रही है ये डिफाइन किया है स्टीफन पी रॉबिन्स ने, जो कि एक ओबी के स्कॉलर हैं। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो है पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए या स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हो गया, वैल्यूज में दो लोगों के डिफरेंस है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है कॉन्फ्लिक्ट की। जब दो लोग अपोज कर रहे हो एक दूसरे को या इनकम्पैटिबल हो, एक दूसरे से न बन रही। सेकेंड स्टेप है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है हम उसको परसीव करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एंड फेल्ट। अवेयर हो जाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और इसकी वजह से क्या होता, फील होता है हमें कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से हमें एंगर आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, हमें टेंशन होती है। थर्ड है इंटेंशन। इंटेंशंस का मतलब है हम एक्ट करने के लिए प्लान करें। वी आर प्लानिंग टू एक्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में अब हम एक्ट करेंगे। इसमें 5 तरीके के आपके हैंडलिंग स्टाइल्स हैं, कॉम्पीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग और
कॉम्प्रोमाइजिंग। नेक्स्ट है आपका स्टेज बिहेवियर का। फोर्थ है बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर एक्शंस हमने ले लिए हैं, एक्शन हमने ले लिया है, अब आपको कन्फ्लिक्ट दिख रहा है जिसमें आर्गुमेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यानी या तो दो लोग आपस में ओपन डिस्कशन कर लें, ब्लेमिंग हो सकती है कि सामने वाले की गलती है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है। और लास्ट स्टेज है आपका फिफ्थ, आउटकम। आउटकम मतलब क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसका क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट दो तरीके का आपका हो सकता है, एक हो सकता है आपका फंक्शनल और दूसरा हो सकता है डिसफंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से कुछ अच्छा होना, जैसे कि परफॉर्मेंस अच्छी हो गई या फिर आप रिलेशनशिप है सामने वाले से वो और बेहतर हो गए, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब डिसफंक्शनल क्या होगा, जिसकी वजह से मोरल कम हो, लोगों में लड़ाई बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो, लोग टीम में काम न करना चाहें, ये सभी क्या है, डिसफंक्शनल है। या तो जो रिजल्ट होगा उसमें आपका जो प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो गया होगा, या तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डैमेज हो गया होगा, ये दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए सीक्वेंस सही क्या बना, BDECA, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ अ मैनेजर इन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल। ऑप्शंस हैं, मैनेजर डिफाइंस लिमिट्स एंड आस्क फॉर ग्रुप डिसीजंस। नेक्स्ट है, मैनेजर ऑफर्स टेंटेटिव डिसीजंस टू चेंज। थर्ड है, मैनेजर सेल्स डिसीजंस। नेक्स्ट है, मैनेजर लेट सबऑर्डिनेट फंक्शन विद इन लिमिट्स डिफाइंड बाय हिम। और लास्ट है, मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, इनवाइट सजेशंस एंड मेक डिसीजन। दिस इज रिलेटेड टू कॉन्टिनम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, जो दिया है टैनेबम और शिमिट ने 1958 में। इसमें उन्होंने बताया है कि लीडर कैसे एडजस्ट करता है अपने बिहेवियर को सिचुएशन, टीम कैपेबिलिटी और लेवल ऑफ कंट्रोल के बेस पर। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका मैनेजर लेट सबऑर्डिनेट फंक्शन विद इन लिमिट्स डिफाइंड बाय हिम, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को परमिट करता है कि जो बाउंड्री उसने डिफाइन की है उसी के अंडर में वो काम करते हैं, यानी डेलीगेशन से रिलेटेड है ये। डिसीजन मेकिंग डेलीगेट कर देता है अपनी टीम को, यानी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लेकिन विद इन द गिवन लिमिट्स। दूसरा है, मैनेजर डिफाइंस लिमिट्स एंड आस्क फॉर ग्रुप डिसीजंस, यानी कि मैनेजर लिमिट तो डिफाइन करता है, नो डाउट बाउंड्रीज बनाता है, लेकिन ग्रुप को डिसाइड करने के लिए भी देता है। ये इंकरेज करता है ग्रुप डिसीजन, कि ग्रुप आए और फाइनल सोल्यूशन या डिसीजन ले। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ई, थर्ड नंबर पे आएगा ई, मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, इनवाइट सजेशंस एंड मेक डिसीजन। मैनेजर क्या करता है, प्रॉब्लम्स को बताता है और फिर सजेशंस मांगता है, उस बेस पर डिसीजन लिया जाता है, यानी टीम को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है फॉर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है, लेकिन सजेशंस को वो इनवाइट करता है फ्रॉम दी सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेकंड वाला बी, ये आपका हो गया फोर्थ नंबर पे बी, दैट इज मैनेजर ऑफर्स टेंटेटिव डिसीजन टू चेंज। लीडर क्या करता है, एक डिसीजन ऑफर करता है, एक सॉल्यूशन या डिसीजन ऑफर करता है, लेकिन उस वक्त भी ये चांस होता है कि उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इट इज ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। लोग अपने सजेशंस देते हैं कि हाउ टू मॉडिफाई द डिसीजन। फिफ्थ हो गया आपका सी, फिफ्थ स्टेज पे, यानी मैनेजर सेल्स डिसीजन, दैट मींस कि जो मैनेजर है वो क्या है, ऑटोक्रेटिक है, वो सारे डिसीजंस खुद लेता है, ही विल डिसाइड, ऑलरेडी ही मेक्स अ डिसीजन, उसके बाद लोगों को परसुएड करता है कि उन्हें वो डिसीजन को मानना पड़े। तो सही जो सीक्वेंस है वो है DAEBC, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, दैट इज शॉर्ट में इसको हम कहते हैं JCM,
The psychological state of experience meaningfulness of the work is due to the following core job dimensions. ऑप्शन है ऑटोनॉमी, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, फीडबैक या फिर टास्क सिग्निफिकेंस। तो देखिए यहाँ बात हो रही है जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल की, जिसमें 5 कोर जॉब डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया गया है जो 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स को अफेक्ट करती हैं। कोर डायमेंशंस हैं आपकी ऑटोनॉमी, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, फीडबैक और टास्क सिग्निफिकेंस। ये सभी क्या है आपकी कोर डायमेंशंस हैं। इनको अब हमको यहाँ पर 3 साइकोलॉजिकल स्टेट है, उनके बेस पर हमको इनको डिवाइड करना है। जेसीएम इसको डेवलप किया है हैकमैन और ओल्डहम ने। 1970 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970, जो ये एक्सप्लेन करता है कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे किसी एम्प्लॉय की मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करते। यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल स्टेट दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका कोर डायमेंशन दिया है। 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं और 5 कोर डायमेंशंस हैं। पहली साइकोलॉजिकल स्टेट है एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, दूसरा है एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। कोर डायमेंशंस हैं स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। अब एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहला है स्किल वेराइटी, यानी कि स्किल और टैलेंट को यूज करना। नेक्स्ट है टास्क आइडेंटिटी, यानी कि टास्क को कंप्लीट करना, यानी अप टू विच डिग्री अ जॉब इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, कितना उस जॉब को कंप्लीट करना या टास्क को कंप्लीट करना। नेक्स्ट है टास्क सिग्निफिकेंस। टास्क सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं, जो भी जॉब है, वो दूसरों पे क्या इम्पैक्ट डालता है, दैट इज इम्पैक्ट ऑन अदर्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितनी आपके पास फ्रीडम या इंडिपेंडेंस है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट है आपका फीडबैक, यानी कि कितने लेवल तक जो जॉब है वो डायरेक्ट और क्लियर फीडबैक या इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द परफॉर्मेंस। तो वापस हम क्वेश्चन अगर देखें तो जेसीएम मॉडल के बेस पे हमें बताना था द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एन एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क ड्यू टू कोर जॉब डायमेंशन। तो देखिए ऑटोनॉमी रिलेटेड था आपका एक्सपीरियंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ये वाला गलत है, ऑटोनॉमी नहीं होगा। स्किल वेराइटी होगा, टास्क आइडेंटिटी होगा, फीडबैक किससे रिलेटेड था, नॉलेज ऑफ रिजल्ट से, दिस वन इज नॉट राइट। और लास्ट है टास्क सिग्निफिकेंस, ये भी आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क से रिलेटेड है। तो स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी और टास्क सिग्निफिकेंस, दैट मींस बी, सी एंड ई। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा बी, सी, ई ओनली। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के क्वेश्चंस को, जो यूजीसी नेट जनवरी 2025 में पूछे गए थे। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।